हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ट्वेल्थ क्लास का ये जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस में यूँ मान के चले कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो यही रहेगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्रेडिट मार्क्स इसी चैप्टर के ही होते हैं। तो बहुत ही इजी है और इसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। स्टार्टिंग से भी एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको अच्छे से मतलब सुनना है और बोर्ड पे देखना है। तो यहाँ पे जो अपना जो चैप्टर है इसका जो नाम है यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो वर्ड है ना, एक्चुअली में किस लिए होता है, लाइट के लिए होता है। इस मतलब जो ऑप्टिक्स है वो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है और इसके अंदर हम लाइट जो है ना इसको कैसे बिहेव करती है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहली नंबर बात, यहाँ पे लाइट को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा कि लाइट के बारे में जानना जरूरी है कि लाइट होती क्या है। एक्चुअली में क्या होता है कि लाइट को हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, मतलब ऊर्जा का एक रूप भी कह सकते हैं। लाइट का मतलब प्रकाश, तो मतलब प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये एक्चुअल में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसका एक पार्ट होता है जिसकी वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉन से लेकर 70-60 एंगस्ट्रॉन तक इसकी वेवलेंथ होती है। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लाइट बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम पूरे वर्ल्ड को विजिबल करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। तो अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो ऑप्टिक्स है, इसके दो पार्ट किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम होगा यहाँ पे रे ऑप्टिक्स। तो आज हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो रे ऑप्टिक्स ही करेंगे और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वेव ऑप्टिक्स, मतलब किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। तो हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा करेंगे, रे ऑप्टिक्स करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे तो इससे हमें रे को मतलब डिस्कस करने से पहले हमारे पास जो रे वर्ड है इसको यहाँ पे समझना जरूरी है कि रे होती क्या चीज है। अपन यहाँ पे रे का मतलब किरण कहते किसे हैं। तो क्या होता है कि जब लाइट ट्रेवल करती है, हम जानते हैं सभी कि लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में, एक सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है, गति करती है। तो उस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे रे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। मतलब जो प्रकाश जो है उसकी गति की दिशा में जो सरल रेखा होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, किरण बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए बहुत सारे किरण है, उनका ग्रुप हो, मतलब एक एक ग्रुप ऑफ रेज जो होती है उसको हम बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम। मतलब हिंदी में बोल सकते हैं पुंज बोल सकते हैं। जो प्रकाश की पुंज है तो हम प्रकाश पुंज या लाइट बीम हम उसको कहते हैं। तो ये जनरल डिस्कशन था लाइट के बारे में। एक्चुअली में हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मैंने पहले बताया कि अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे लाइट के। तो यहाँ पे जो पहला इफेक्ट्स है उसका जो नाम होगा, जो आपने पहले भी क्लासेस के अंदर 10th क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही ध्यान से देखना आपको। तो पहला यहाँ पे हमारे पास रहेगा टॉपिक का नाम क्या, रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, जो परावर्तन है, ये डेली लाइफ में भी इस तरह का जो फिनोमेना है हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए सामने जो बल्ब लगा हुआ है उससे लाइट इमिट हो रही है, आकर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होकर वापस इधर बैंड हो रही है। तो मतलब यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या है, एयर। तो ये जो आपने देखा कि जो लाइट रे आ रही है यहाँ पे दूसरे सरफेस पे टकराकर वापस उसी मीडियम में ही क्या हो रही है, बैंड हो रही है। और हम मतलब लाइट क्या हो गई है, बैंड हो गई है। और हम क्या मान रहे थे, यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में मतलब ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लाइट मीडियम चेंज के बिना ही क्या हो गई है, बैंड हो गई है। तो हम इस फिनोमिना को ही क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन बोल देते हैं या परावर्तन बोल देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि लाइट का वो फिनोमिना जिसके अंदर लाइट रे क्या करती हैं, मीडियम को चेंज किए बिना ही बैंड हो जाती हैं, उस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं या परावर्तन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम से थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है, और यहां से कोई लाइट रे इस प्रकार से आ रही है, ये लाइट यहां से आ रही है, इस लाइट रे को हम यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं इंसिडेंट रे। क्या नाम देंगे इसका? यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यहाँ पे ओ पॉइंट पे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। तो ओ पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब अभिलंब ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। नॉर्मल एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर एक जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। याद रखना एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे ऑप्टिक्स के अंदर कोई भी एंगल जब आप मेजर करोगे ना, तो वो हमेशा कहां से मेजर करोगे? नॉर्मल से मेजर करोगे। तो यहां से आपसे पूछा जाए कि इंसिडेंट एंगल कौन सा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसको अपन यहाँ पे आई से डिनोट कर लेते हैं। तो यहां से लाइट इंसिडेंट हो गई और यहां से इंसिडेंट होकर क्या हो जाती है? इस साइड में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो गई है। तो मतलब टकराकर वापस उसी मीडियम में क्या हो गई है? बेंड हो गई है। तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्ट हो गई है तो हम इस रे को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलेंगे? यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे, या फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे? परावर्तित किरण जिसे हम कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हुआ यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल रे हो गई। इससे कहां तक का एंगल? नॉर्मल तक का। अभी बताया कि कोई भी एंगल होता है वो कहां से मेजर करेंगे? नॉर्मल से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये नॉर्मल से मेजर कर लिया, तो इस एंगल को हमने यहाँ पे किसे नोट कर दिया? आर से, जिसका नाम यहाँ पे क्या हो गया है? रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। इसी फिनोमेना को आपने क्या कहा था? रिफ्लेक्शन कहा था। क्या कि कोई रे है वो इंसिडेंट होकर या किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट होकर वापस उसी मीडियम में ही बेंड हो जाती है, या फिर मीडियम को चेंज किए बिना ही बेंड हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन या परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन का टॉपिक हुआ। अब ये जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है ना लाइट का, ये हमेशा दो लॉज को, दो बातें हैं उनको फॉलो करता है हमेशा। कहीं पर भी कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, ये दोनों बातें हमेशा क्या होंगी? फॉलो होंगी। फर्स्ट, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अपना जो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया यहाँ पे दो होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा होगा यहाँ पे कि जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है लाइट का, उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? आर। ये हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्या कह दोगे? इन रिफ्लेक्शन फिनोमेना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट लॉ हो गया। इसी प्रकार से सेकंड लॉ आपका क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों हमेशा क्या होते हैं? एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब तीनों की जो प्लेन होती है वो सेम प्लेन होती है। तीनों एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक ही, मतलब सेम तल में, प्लेन का मतलब तल, मतलब उनका जो तीनों के तीनों है एक ही तल में क्या करती हैं? एग्जिस्ट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन हो गया है। यहाँ पे, यहां से रे आई, यहाँ पे इंसिडेंट हो गई है। ठीक है, तो ये प्लेन है। यहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल तो इधर ही करोगे ना, तो नॉर्मल भी इसी में आ गया। टकराकर यूं तो है नहीं कि ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी ये रे, कैसे टकराकर ये इधर रिफ्लेक्ट होगी। तो ये तीनों आपने देखा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, तीनों किसमें है? सेम प्लेन में। ये जो लॉ हमेशा क्या होगा? फॉलो होगा। तो यहाँ पे ये दो बातें हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों बातें आपको अच्छे से मतलब याद रखनी है, क्योंकि ये हमेशा लागू रहेंगी आगे टॉपिक्स के अंदर और आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ पे इसको दो पार्ट्स, दो टाइप के बताए गए हैं। जो फर्स्ट जो टाइप है ना, उसमें क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट टाइप है वो उसका नाम क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब नियमित परावर्तन।
नियमित परावर्तन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझाता हूँ। कैसा कि मान लीजिए आपके पास कैसा सरफेस हो, एक स्मूथ सरफेस हो। कैसा हो? स्मूथ। स्मूथ सरफेस होना जरूरी है किसके अंदर? नियमित परावर्तन के अंदर। ठीक है, तो कह रहा है कि जब स्मूथ सरफेस जब होता है तो यहाँ पे लाइट रे, मान लीजिए लाइट रेज दो तीन, मान लीजिए कहीं यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट अपन जिसे कहते हैं, प्रकाश पुंज जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और तीनों क्या मान लेते हैं, तीनों पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। और इंसिडेंट होकर यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो तीनों के तीनों यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रेज, ये कौन सी रेज है? यहाँ पे इंसिडेंट रेज है यहाँ पे, और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रेज या बीम भी बोल सकते हो। तो ये आपने देखा कि इंसिडेंट होने से पहले भी पैरेलल थी और इंसिडेंट होने के बाद भी क्या है? आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरह का जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है तो उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, मतलब नियमित परावर्तन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्मूथ था तो तीनों का इंसिडेंट एंगल जो है सेम है और तीनों का जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, स्मूथ होने की वजह से। इसलिए हम यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये फर्स्ट टाइप हो गई है। दूसरी टाइप, सेकेंड टाइप में क्या कर रहा है यहाँ पे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को यहाँ पे दूसरा नाम यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल दिया जाता है। हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? अनियमित परावर्तन। ठीक है, ये इसके अंदर कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो सरफेस है ना वो कैसा होना चाहिए? रफ सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? रफ सरफेस होना चाहिए। तो उसी प्रकार से मान लीजिए इंसिडेंट जो रेज हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं, तो इंसिडेंट होने से पहले तो क्या है? आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल होने जो इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होंगी? पैरेलल नहीं रहेंगी, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी। तो आपने देखा कि ये इंसिडेंट होने से पहले तो पैरेलल है और इंसिडेंट होने के बाद क्या हो गया? डिफ्यूज हो गए। डिफ्यूज का मतलब यहाँ पे फैलना होता है, तो डिफ्यूज फैल गई है। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे कह दिया जाए कि क्या यहाँ पे जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो जो दो लॉज थे रिफ्लेक्शन के वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो आप कहोगे यस हो रहे हैं। तो फिर हो रहे हैं तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में क्यों गए? तीनों पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी। तो आप क्या बताओगे? हाँ, कि हम मानते तीनों पैरेलल इंसिडेंट हो रही थी, परंतु जो सरफेस है इरेगुलर होने की वजह से सभी का इंसिडेंट एंगल क्या है? तीनों रेज का अलग अलग है, और तीनों रेज का इंसिडेंट एंगल अलग अलग है तो तीनों रेज का रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा? अलग अलग होगा। रिफ्लेक्टेड एंगल अलग अलग होगा तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। तो यहाँ पे इसलिए वो क्या हो जाती है? फैल जाती है, अनियमित परावर्तन हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे भी लॉज को क्या कर रही हैं? फॉलो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की कुछ से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब हम यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन का एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने डेली लाइफ में अपन यूज कर रहे हैं उसका देखिए। यहाँ पे अपने यहाँ पे अपन डेली लाइफ के अंदर एक प्लेन मिरर जो होता है उसका अपन हर कोई जो डेली यूज करता है, तो उसके अंदर किस प्रकार से इमेज बनती है, क्यों बनती है, क्या कारण होता है, वो सब बातें यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा कि मान लीजिए प्लेन मिरर है आपके पास, ये प्लेन मिरर हो गया है मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हो, देखना यहाँ पे। ठीक है, ये मान लीजिए ये मिरर है, इसके सामने आप खड़े हो, तो यहां से आप किसका काम कर रहे हो? ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट से रेज यहां से जाएगी, तो सीधी यहां से टकराएगी तो वापस इधर वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो गई है? बेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा रूल लागू हुआ? जो मैंने बताया था फेस लॉ। क्या बताया था कि जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल। देख लीजिए यहां से रे इंसिडेंट हुई तो नॉर्मल भी यही हो गया, तो एंगल कितने का हुआ? 0 का। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितने का? 0 का। तो वापस इस डायरेक्शन में क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है। यहां से रे अगर यहां टकराती है
यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो गई है। एक बात आपको मैं बताता हूँ कि इमेज मतलब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे वस्तु है, इमेज का मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब यहाँ कहाँ बनेगा, कब बनेगा, हमेशा याद रखना, जब रिफ्लेक्टेड रेज, जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में टकराएंगी, वहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वहां पे इमेज बनता है। अब बात देखिए, यहाँ पे दो टाइप के प्रतिबिंब होते हैं, एक तो रियल होता है, एक क्या होता है, वर्चुअल होता है, मतलब एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। तो रियल इमेज कब बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में रियल में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अगर आपको इंटरसेक्ट होते हुई प्रतीत हो रही हैं, मतलब इमेज आपको महसूस हो रही हैं, बस हो नहीं रही हैं, बस आपको लग रहा है कि मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो वो इमेज कैसी बनेगी, वहां पे वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, आप बताओगे कि रियल बनेगी या इन्वर्टेड ना सॉरी रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। आपने देखा यहां से इंसिडेंट होकर वापस इसी डायरेक्शन में, तो ये तो आगे बढ़ गई, तो ये तो ऐसे जाएगी, तो यहाँ और ये नीचे आ गई, तो ये एक इधर गई एक इधर गई, कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती है। तो क्या होगा फिर, यहाँ पे आप इसको जो है इसको आगे पीछे बढ़ाइए और इसको भी आगे पीछे बढ़ाइए यहाँ पे, तो जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वो होती हुई, सॉरी होंगी नहीं, यहाँ पे होती हुई नजर आएंगी आपको। तो मिरर के सामने जब आप खड़े होते तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, तो वहां पे आपको क्या क्या नजर आता है, इमेज यहाँ पे नजर आती है। तो आप देख रहे हो कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ये प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे याद रखना, प्लेन मिरर का मतलब यहाँ पे समतल दर्पण की बात कर रहा हूं, जो अपने घर पे डेली यूज में लेते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मिरर के सामने जब खड़े होते तो आपको इमेज कहां पे दिखाई देती है, मिरर के अंदर दिखाई देती है। तो मिरर के अंदर कुछ होता थोड़ी ना, बस आपको क्या लग रहा है, महसूस हो रहा है, इमेज मतलब आपको वर्चुअल इमेज बन रही है। तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वर्चुअल बनी। दूसरी नंबर बात, आप जितने जो मिरर के सामने जितनी आपकी हाइट है, उतनी हाइट में आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। इसका मतलब जो इमेज की जो हाइट है ना, वो कितनी होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की है उतनी। दूसरी नंबर आप क्या देखते हो, तो आपने दो तीन पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या देखा कि इमेज कैसी बनेगी, यहां पे वर्चुअल बनेगी, मतलब आभासी। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि जो इमेज है उसकी साइज क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो प्रतिबिंब है उसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। ठीक है। तीसरी बात आप क्या नोट करते हो, जितनी डिस्टेंस मिरर ऑब्जेक्ट की मिरर से है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे किसकी होगी, इमेज की। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं u से मान लेता हूं, इसको v से मान लेता हूं, तो यहाँ पे u और v क्या होंगे, हमेशा इक्वल रहेंगी। ठीक है। कितनी बातें हो गई हैं, 3। चौथी बात, यहाँ पे जो इमेज बनती है ना, वो क्या बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। आप जैसे सामने खड़े हो तो आपके सर आपका ऊपर की तरफ है, तो मिरर के अंदर भी कहां पे दिखेगा, ऊपर की तरफ तो दिखेगा ना। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मतलब पैर नीचे की तरफ है, तो आपको इमेज के अंदर भी सर ऊपर की तरफ, पैर नीचे की तरफ, सीधी इमेज कैसी बन रही है, सीधी। सीधी को क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो मैं आपसे पूछा जाए कि प्लेन जो मिरर है उससे इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनती है, फिर सीधी। तो आप क्या बताओगे, सीधी बताओगे। और कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है। पांचवी नंबर बात, जो इमेज बनती है ना वो कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब पार्श्व विस्थापित। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, पार्श्व विस्थापित। मतलब क्या है इस बात का कि जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप उसमें देखिए, आप अपना राइट हैंड हिलाइए तो आपको इमेज कैसा, कौन सा हैंड हिलाते हुए दिखाई देगी, लेफ्ट। मतलब आपको राइट लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट राइट दिखाई देगा। तो ये जो इफेक्ट आ रहा है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये जो प्लेन मिरर है, इसके कारण जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कौन सी बातें होती है, कैसी क्या होती है, सब बातें इनमें से कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये सब बातें आप यहाँ पे बताओगे। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में।
तो आपने देखा होगा जैसे कोई भी आप शॉप पे गए होंगे, जैसे कोई भी मतलब हेयर ड्रेसर या फिर कोई ज्वेलरी की शॉप में गए होंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट एक होता है, उसमें बहुत सारी इमेज आपको दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए आप ज्वेलरी के पास एक पीस होता है किसी भी ज्वेलरी का, और आपको उसमें क्या दिखाई देते हैं, बहुत सारे मतलब उसके पीस दिखाई देते हैं। उसमें ये जो इफेक्ट आ रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस जो बन रही हैं, ये सारा काम कौन कर रहा है? प्लेन मिरर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? प्लेन मिरर की वजह से हो रहा है। और जिसमें प्लेन मिरर की वजह से क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि प्लेन मिरर के कारण जो रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम्स होता है, मतलब बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजें बनती हैं। ये मेन जो कारण होता है। तो रीजन क्या है एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज बनने का? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारे बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से बहुत सारी इमेजें बनती हैं। कारण क्या है यहाँ पे, मतलब किस कंडीशन में बनती हैं? इसके लिए आपको दो प्लेन मिरर की जरूरत होगी। कितने मिरर की जरूरत होगी? दो प्लेन मिरर की जरूरत होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मतलब यहां पे आप नोट करते हैं कितने मिरर चाहिए आपको? 2 प्लेन मिरर चाहिए, ठीक है। और मतलब किसके लिए? ऑब्जेक्ट कितना हो? 1, और इमेज क्या हो? बहुत सारी ही, मतलब मल्टीपल क्या हो? इमेज हो। तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या चाहिए? 2 प्लेन मिरर चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों के बीच में एक एंगल होना जरूरी है। अगर दोनों को आप पैरेलल लगा दोगे तो आपको वही दोनों में एक एक इमेज बनेगी, अदरवाइज मतलब मल्टीपल इमेज नहीं बनेगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों के बीच में एंगल होना। आपने देखा भी होगा कि हेयर ड्रेसर पे आप गए होंगे तो पीछे जो मतलब जो मिरर लगा होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं लगा होता। जिसके भी सीधा लगा होता है आपको पीछे का बैक आपको दिखाई नहीं देता, या आपकी बहुत सारी इमेज दिखाई नहीं देंगी। परंतु आपने देखा होगा हमेशा ऐसे तिरछा लगा होता है। क्यों लगा होता है? कि दोनों जो सामने मिरर है उनके बीच में क्या गया? एक एंगल बन गया। एंगल बन गया तो मतलब क्या हो गया? आपकी कंडीशन क्या हो गई? पूरी हो गई। और इससे बहुत सारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपका दो रीजन है। जैसे मान लीजिए आपका ये 2 मिरर है, इनके बीच में ये एंगल है, ये आपका फर्स्ट मिरर हो गया है, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया है? सेकंड मिरर। तो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी जो कितनी इमेजें बनेंगी। ये यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में इतना एंगल है तो कितनी इमेजें बनेगी। तो उसके लिए यहां पे मैं कंडीशन बताता हूं कि कितनी इमेजें बनेगी। कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है ना, मतलब प्रतिबिंब की संख्या के लिए कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन यहां पे इसका फॉर्मूला होता है नंबर, एन का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इमेज। यहां पे लिख देता हूं एन। क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है 360/थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये 360 मतलब क्या है? थीटा है। अगर ये जो टर्म है वो क्या आता है आपके पास? ओड आ जाता है। क्या आ जाता है? ओड। ओड का मतलब क्या होता है? विषम संख्या में आ जाता है। तो विषम संख्या में आ जाएगा तो आपके पास जो मान लीजिए विषम संख्या का मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास कितने का आ गया है, आप मान के चले 45। तो 45 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 95 हो गया है। और नहीं सॉरी, इससे तो 45 नहीं आएगा। नंबर ऑफ इमेज 99, 360/थीटा है तो कितना एंगल हो गया? आप 30 करते हो तो क्या जाएगा? 3 कम 12 आ गया है, तो ओड इवन आ गया है। चलिए एक बार इवन के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इवन आ गया, ओड के लिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे। ओड आ गया है, सॉरी इवन आ गया है। तो वो इवन जैसे मान एग्जांपल बताया मैंने 360 कितना आ गया? यहाँ पे 60 आ गया। तो 0 से 0 गया, कितना आएगा? 6। तो यहाँ पे 6 आ गया। तो 6 आया, ये कितना आया आपके पास? इवन आया। तो इवन में से क्या करोगे? 1 माइनस करोगे तो कितना बचा? 5। तो इमेज कितनी यहाँ पे? 5 इमेज बन गई है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड किया है? यहाँ पे इमेज कितनी बनी? 5। किस पे डिपेंड किया है? यहाँ पे एंगल पे। तो क्योंकि एंगल अगर चेंज होगा तो इमेज भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे बात कर रहा था किसकी? अगर n = 360/थीटा
यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कितना आ जाता है, ये ओड आ जाता है, ठीक है ना। ओड के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 360 बाई ओड के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 7 आता है, तो 9 मान लीजिए 9 40 डिग्री, ठीक है ना। तो 40 डिग्री आ गया आपके पास। जैसे मान दोनों के बीच में कितना एंगल है 40 का, तो 0 से 0 का कितना आ गया 9 कितना आ गया यहाँ पे ओड आ गया। तो ओड, तो अब की बार यहाँ पे -1 करने की जरूरत नहीं है, सीधा कितनी आ गई यहाँ पे 9 इमेज आ गई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितनी आपसे एंगल दे देंगे कि इमेज कितनी बन रही है, तो इस फॉर्मूले से आप बता दोगे। आप जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 60 डिग्री, तो आपने अब क्या करके देखोगे कि 360 बाई थीटा करके देखोगे, 3/6 करके देखोगे, तो आपके पास कितना आया, आपने देखा 6 आया। तो 6 तो क्या है आपके पास यहाँ पे इवन है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 1, तो आपके पास कितनी आ गई 5 इमेज आ गई है। अगर 40 एंगल दे रखा है तो आपके पास कितना है 9, तो की बार -1 करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। तो कितनी इमेज है यहाँ पे 9 इमेज आ गई है। तो यहाँ पे अपन ने जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक है वो डिस्कस किया, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। वैसे तो प्लेन मिरर से भी, क्योंकि क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने 10th क्लास में भी से रिलेटेड कुछ बातें आपने पढ़ रखी हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ऑप्टिक्स दोबारा बताया मैंने यहाँ पे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे और 12th क्लास के लिए तो है इंपॉर्टेंट, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, थैंक्स।